Hello friends, welcome to my channel Physical Classes. I am Dr. Ritu Pal. If you like the video, please subscribe my channel and press the bell icon for the future video notifications. इस वीडियो में हम बात करेंगे CBSE सिलेबस में +1 के फर्स्ट चैप्टर फिज़िकल वर्ल्ड। इस चैप्टर में जो फर्स्ट चीज़ है इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स, वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा है। इसका जो फर्दर जो पार्ट है फिज़िकल वर्ल्ड चैप्टर का, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फिज़िक्स आपको पता है, फिज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। जो हमारे आसपास फिनोमेनास हो रहे हैं, नेचुरल फिनोमेनास, उनकी स्टडी को हम बोलते हैं फ़िज़िक्स। तो फिज़िक्स की अगर हम ब्रांचेस की बात करें तो मेनली फ़िज़िक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस। वन इज़ क्लासिकल मैकेनिक्स एंड सेकंड इज़ मॉडर्न फिज़िक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स जो है, फ़िज़िक्स जो है 1900 AD के पहले जो फ़िज़िक्स थी, दैट इज़ कॉल्ड क्लासिकल मैकेनिक्स एंड न्यूटन इज़ कॉल्ड फादर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। जो मॉडर्न फिज़िक्स है आफ्टर 1900 AD जो फिज़िक्स डेवलप हुई है, दैट इज़ कॉल्ड मॉडर्न फिज़िक्स एंड आइंस्टाइन इज़ कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मैक्रोस्कोपिक फिनोमेना। मैक्रो मीन्स लार्ज, तो जो लार्ज साइज ऑब्जेक्ट हैं उनकी जो स्टडी करनी है वो किसके अंदर आती है? क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर। एंड जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, माइक्रो मीन्स स्मॉल साइज़, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं मॉडर्न फिज़िक्स। एंड मीजोस्कोपिक फिनोमेना जो होते हैं, दे लाई इन बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रोस्कोपिक फिनोमेनास। एंड मीजोस्कोपिक में हम एक पर्टिकुलर स्केल नैनो से लेके माइक्रो स्केल जो होता है उसको स्टडी करते हैं। अगर हम ब्रांचेस की बात करें क्लासिकल मैकेनिक्स की, फर्दर ब्रांचेस जो हैं, वन इज़ मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स एंड अकॉस्टिक्स। इसमें से जो मैकेनिक्स है ये +1 का पार्ट है। इलेक्ट्रोडायनामिक्स आपने +2 में स्टडी करना है, थर्मोडायनामिक्स इज़ इन +1, ऑप्टिक्स इज़ इन +2 एंड अकॉस्टिक्स इज़ अगेन यू स्टडी इन +1। एंड मॉडर्न फिज़िक्स की ब्रांचेस हैं एटॉमिक फिज़िक्स, क्वांटम फिज़िक्स, न्यूक्लियर फिज़िक्स, पार्टिकल फिज़िक्स एंड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसमें भी जो एटॉमिक फिज़िक्स है एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स जो है ये +2 लेवल में है, आप +2 में स्टडी करोगे। बाकी जो 3 इसकी ब्रांचेस हैं वो आप ग्रेजुएशन लेवल में जाके स्टडी करते हो। सो नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन ऑल द ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। So first branch is mechanics. It is the branch of physics which deals with the stationary or moving bodies under the influence of forces. तो यहाँ पे भी फोर्स लग रही है, मोशन है, मास प्रेजेंट है, उसकी स्टडी को, उस ब्रांच को हम बोलते हैं मैकेनिक्स। तो जैसे वर्किंग ऑफ पुली है, ये मैकेनिक्स के अंडर आता है, क्योंकि यहाँ पे जो पुली में जो फोर्स लग रही है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक रिएक्शन फोर्स है, तो यहाँ पे भी फोर्स की बात आती है, वो आपका पार्ट जो है मैकेनिक्स उससे डील करता है। मोशन ऑफ अ कार, मोशन जो है कार का, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ड्राइविंग फोर्स लगती है, एयर रेजिस्टेंस है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ ऑलवेज देयर, रिएक्शन फोर्स हो गई, तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ़ फोर्सेस आ गई और मोशन की बात कर रहे हैं, तो ये जो है इसकी स्टडी आपकी मैकेनिक्स के अंदर आती है। नेक्स्ट है इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन जो है, वेट अगर उठाना है तो इंक्लाइंड प्लेन को यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो वेट जो उठाया जा रहा है उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, रिएक्शन फोर्स लगती है, हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी फोर्स की बात हो रही है। तो अगेन दिस इज़ अंडर मैकेनिक्स। तो ये जो ब्रांच है इसमें हम फोर्स, मोशन, मास, वेलोसिटी वगैरह स्टडी करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय रैपिडली चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहे हैं, उसकी जो स्टडी है बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स की, वो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। दोनों जो है रिलेटेड होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जब चेंज होते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो दोनों को इकट्ठा जब स्टडी करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इसके अंडर आती है। वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक फ़ैन, वर्किंग ऑफ वॉशिंग मशीन्स, ये सारा इलेक्ट्रोडायनामिक्स के ऊपर बेस्ड होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है ये है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों
जब ट्रैवल करते हैं तो वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और मोशन जो है इसका वेव का उसके भी परपेंडिकुलर होते हैं, जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसके भी दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये सारा आप इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर स्टडी करोगे। थर्मोडायनामिक्स, थर्मो मीन्स हीट, तो जो हीट के इफ़ेक्ट्स हैं उसको स्टडी जब करते हैं दैट इज़ थर्मोडायनामिक्स। तो यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर, एनर्जी एंड एंट्रोपी जो है दैट इज़ इन्वेस्टिगेटेड। सो यहाँ पे आप स्टडी करोगे वर्किंग ऑफ हीट इंजन, वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेटर, एक्सपेंशन ऑफ मर्करी इन द थर्मोमीटर। थर्मोमीटर में आपको पता है मर्करी फिल होता है, तो जैसे ही हीट टेम्परेचर बढ़ता है तो मर्करी जो है वो एक्सपैंड हो जाता है, इसलिए हम बोलते हैं कि पारा हाई हो गया है। जिस दिन ज़्यादा गर्मी होती है तो उस दिन टेम्परेचर ज़्यादा होता है, क्योंकि मर्करी जो है इट एक्सपैंड्स विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये सारी चीज़ें आपकी थर्मोडायनामिक्स के अंदर आती हैं। ऑप्टिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पे भी विजिबल लाइट की हम बात करेंगे, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं ऑप्टिक्स। तो यहाँ पे आप माइक्रोस्कोप स्टडी करते हैं, टेलीस्कोप स्टडी करते हैं, लेंसेज हो गए जैसे कन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, मिरर्स हो गए, ये सब की स्टडी आपकी ऑप्टिक्स के अंदर आती है। नेक्स्ट इज़ अकॉस्टिक्स। Acoustics is the branch of physics which deals with the study of mechanical waves in gases, liquids and solids. Mechanical waves क्या होती हैं? Mechanical waves are those waves which require medium to travel. तो जैसे साउंड वेव्स हैं वो आपकी मैकेनिकल वेव्स हैं। तो साउंड वेव्स गैसेस में भी ट्रैवल करती हैं, लिक्विड्स में भी और सॉलिड्स में भी। अब गैसेस के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं वो दूर दूर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो इसलिए वहाँ पे जो साउंड की वेलोसिटी होती है अंडर गैस के थ्रू जब वो ट्रैवल करती है तो वो लो होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड्स, क्योंकि लिक्विड में मॉलिक्यूल थोड़े ज़्यादा क्लोज होते हैं और सॉलिड में मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसलिए जो साउंड की वेलोसिटी है सॉलिड के अंदर मैक्सिमम होती है। तो इसकी एग्जांपल्स हैं जैसे जो साउंड की ट्रांसमिशन है थ्रू गैस, जैसे साउंड ऑफ वायलिन होगी, कोई म्यूज़िक हो गया, वहाँ पे एयर के थ्रू साउंड ट्रैवल करेगी। सिग्नल ट्रांसमिशन थ्रू सॉलिड्स, जैसे पिक्चर में शो किया गया है तो कि यहाँ पे जो डिस्कशन हो रही है, जो कम्युनिकेशन का मीडियम है, वहाँ पे एक थ्रेड लगाया हुआ है, तो ये थ्रेड सॉलिड है, तो दिस इज़ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड थ्रू सॉलिड्स। एंड जो डॉल्फिन्स होती हैं वो आपस में जो कम्युनिकेट करती हैं अंडर वाटर, तो वहाँ पे भी साउंड वेव्स होती हैं जिसको हम अल्ट्रासोनिक वेव्स बोलते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स आर दोज वेव्स विच आर फ्रिक्वेंसी मोर देन 20 किलोहर्ट्ज़। तो यहाँ पे डॉल्फिन कम्युनिकेशन के लिए आप साउंड वेव्स को यूज़ करते हैं जिसको अल्ट्रासोनिक वेव्स बोलते हैं। तो जैसे इसकी एक एग्जांपल और ले लो, अगर आप स्विम कर रहे हो, आप पानी के अंदर हो और बाहर आपका फ़ोन बज रहा है तो वो आपको सुनाई देगा। इट मीन्स आपको सुनाई दे रहा है क्योंकि वो लिक्विड पानी के थ्रू ट्रैवल करके साउंड आ रही है, तो इसलिए लिक्विड में से जो साउंड है वो ट्रैवल करती है। नेक्स्ट इज़ एटॉमिक फिजिक्स। दिस इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सबएटॉमिक पार्टिकल्स। अब यहाँ पे राइट साइड जो ऊपर पिक्चर बनी हुई है वहाँ पे जो रेड कलर का न्यूक्लियस है और साथ में जो सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं ये आपका इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल्स हैं। तो इसके अंडर जो एटॉमिक फिजिक्स जो होती है इसमें आप एक्सरे जनरेशन स्टडी करते हो, क्योंकि एक्सरेज प्रोड्यूस कब होती हैं, जब जो इलेक्ट्रॉन है एक हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल ऑक्यूपाई करता है, तो जो फोटोन इमिट होते हैं वो एक्सरेज उसको आप बोलते हो। इसके बारे में ग्रेजुएशन में पूरा एक चैप्टर है। तो यहाँ पे क्या है, एटॉमिक ट्रांजिशंस हो रही हैं, तो इसलिए ये एटॉमिक फिजिक्स का पार्ट है। वर्किंग ऑफ लेज़र, यहाँ लेज़र जो है दैट इज़ कॉल्ड लाइट एम्पलीफिकेशन थ्रू स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। यहाँ पे भी एटॉमिक ट्रांजिशंस होती हैं, जो फोटोन्स होते हैं वो विजिबल रेंज में फॉल करते हैं और इसको आप बोलते हो लेज़र। फ्लोरोसेंट जो बल्ब होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि इस बल्ब के अंदर आर्गन गैस फिल होती है और मरकरी फिल होता है। तो जब आप लाइट ऑन करते हो तो आर्गन गैस जो है वो उसके एटम्स जो है वो एक्साइट हो जाते हैं। जब वो डी एक्साइट होते हैं तो वहाँ पे यूवी रेंज में फोटोन्स इमिट करते हैं, और जब वो यूवी फोटोन्स इसके सरफेस से स्ट्राइक करते हैं जहाँ पे कि जो फ्लोरोसेंट कोई मटेरियल लगे होते हैं, तो वो इसको अल्ट्रासाउंड जो अल्ट्रा वायलेट जो लाइट है उसको विजिबल लाइट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसकी वर्किंग जो है यहाँ पे भी एटॉमिक फिजिक्स अप्लाई होती है। नेक्स्ट इज़ न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसको आप कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन भी बोलते हो।
तो जैसे ऊपर राइट साइड जो पिक्चर शो करी गई है, इसके अंदर रेड और ब्लू कलर के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। तो जो इसको न्यूक्लियस बोलते हैं, इसकी स्टडी को न्यूक्लियर फिजिक्स बोलते हैं। तो ये न्यूक्लियर पावर जनरेशन में न्यूक्लियर फिजिक्स यूज़ होती है, जिसको अब न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन बोलते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर वेपन्स जो होते हैं, जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब हो गया, वहाँ पे भी आपका न्यूक्लियर फिजिक्स अप्लाई होता है। न्यूक्लियर मेडिसिन जो है वो भी इसकी एक ब्रांच है, जिसमें क्या है कि जब आप किसी बॉडी पार्ट का एक्सरे पॉसिबल नहीं होता तो वहाँ पे न्यूक्लियर स्कैन करा जाता है। कोई न्यूक्लियर जो रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई है वो बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। जब वो रेडिएशन इमिट करता है तो उसका स्कैन करते हैं, तो इसको न्यूक्लियर मेडिसिन बोलते हैं। ये वास्ट फील्ड है। नेक्स्ट ब्रांच है क्वांटम मैकेनिक्स, विच इज़ स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ मैटर विद एनर्जी इज इक्वल टू mc²। तो ये आपका क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आता है। पार्टिकल फिजिक्स जो इसकी ब्रांच है, दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स एंड देयर इंटरेक्शंस एंड डीके मोड्स। तो जो आपके पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको आप पार्टिकल बोलते हो। तो ऐसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, एग्जिस्ट करते हैं, उसकी इंटरेक्शंस को, उसके डीके मोड्स की स्टडी करने को आप बोलते हो पार्टिकल फिजिक्स। ये पार्टिकल फिजिक्स के अंदर आप सारा स्टडी करोगे। तो ये आपका एक पार्ट ख़त्म हो गया। नेक्स्ट पार्ट इज़ फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। फंडामेंटल मींस बेसिक फोर्स, जो नेचर के अंदर फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं उसको बोलते हैं फंडामेंटल फोर्स। फोर्स बेसिकली कोई पुश या पुल होता है दो चीज़ों के बीच में। तो फंडामेंटल फोर्सेस को फर्दर 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, नंबर 2 वीक न्यूक्लियर फोर्स, नंबर 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो हम वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ द यूनिवर्सल फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं जिसका मास है, उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, जो आपने 8th 9th स्टैंडर्ड में करा है। फॉर एग्जांपल, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, एंड देन फोर्स इज इक्वल टू F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू g m1 m2 ओवर r², वेयर r इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू मैसिव बॉडीज़। तो इसकी एग्जांपल जो है, कोई भी चीज़ आप अगर थ्रो करते हो ऊपर, तो ये फ्रीली फॉल करेगी टुवार्ड्स अर्थ। इट मीन्स अर्थ इस चीज़ को अट्रैक्ट कर रही है, या वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है अर्थ और बॉल के बीच में। तो ये अट्रैक्टिव फोर्स है, एंड दिस इज़ द वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर। अट्रैक्टिव इसलिए क्योंकि मास का कोई फर्दर डिवीजन नहीं होता पॉजिटिव नेगेटिव। तो मास सिर्फ एक ही मतलब मास सिर्फ मास ही होता है, तो वहाँ पे सिर्फ अट्रैक्टिव एक ही काइंड की फोर्स लगेगी। और इसका दूसरा एग्जांपल है हमारा सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में भी ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करती है सन और प्लैनेट्स के बीच में। इसी वजह से जो प्लैनेट्स हैं वो ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, इसकी रेंज जो होती है दैट इज़ इनफाइनाइट, मींस बहुत दूर दूर तक ये अप्लाई होती है। इनफाइनाइट रेंज है। रेंज मतलब किसी फोर्स का रेंज होने का मतलब है कि वो कितनी दूर तक अप्लाई हो रही है, कितनी दूर तक लग रही है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इनफाइनाइट रेंज फोर्स है। नेक्स्ट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। यहाँ पे आपके इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स जो है इंक्लूडेड है। इलेक्ट्रिक फोर्स इज़ गिवन बाय F इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर r², वेयर Q1 एंड Q2 आर टू चार्जेस। ये लाइक चार्ज भी हो सकते हैं, अनलाइक चार्जेस भी हो सकते हैं। If these are like charges, then there is a repulsion between two charges. If they are unlike charges, then there will be attraction between the two charges, and r is the distance of separation of two charges. तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स जो है वो कोई भी चार्ज अगर मैग्नेट्स के बीच में रखा है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, विच इज़ इक्वल टू F इक्वल टू Q V क्रॉस B। B इज़ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड भी फोर्स में भी क्या होता है कि लाइक जो पोल्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अनलाइक पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और कलेक्टिवली जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स हैं उनको आप बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस आर ऑफ टू काइंड्स, दे आर अट्रैक्टिव एंड दे आर ऑल्सो रिपल्सिव इन नेचर। क्योंकि चार्जेस भी दो टाइप के होते हैं, पोल्स भी साउथ एंड नॉर्थ पोल होते हैं। तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्सेस अट्रैक्टिव भी हो सकती हैं, रिपल्सिव भी हो सकती हैं। दे आर स्ट्रॉन्गर दैन द ग्रेविटेशनल फोर्सेस, एंड अगेन उनकी रेंज जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की, दैट इज़ इनफाइनाइट।
नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। यहाँ पे आप देखो स्ट्रॉन्ग वर्ड आ रहा है, मतलब ये फोर्स जो होती हैं न्यूक्लियर फोर्सेस, ये नेचर में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है। ये फोर्स क्या होती है, जो आपके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, वहाँ पे जो प्रोटॉन्स होते हैं दे आर ऑल पॉजिटिवली चार्ज। और अगर दो चार्ज इक्वल हैं, लाइक चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन, मतलब जो उनकी फोर्स होगी एक दूसरे पे लगेगी वो रिपल्शन फोर्स होगी, पर फिर भी न्यूक्लियस के अंदर वो बाइंड रहते हैं। इट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स है जो उनको बाइंड करके रखती है, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये जो फोर्स है दिस इज़ शॉर्टेस्ट रेंज फोर्स, कि इस फोर्स की रेंज सिर्फ होती है जितना न्यूक्लियस का साइज़ होता है। तो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है हमारे नेचर के अंदर, और इसकी जो रेंज है दैट इज़ स्मॉलेस्ट। नेक्स्ट है जी वीक फोर्स। वीक फोर्स इज़ द मैकेनिज्म ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेडियो एक्टिव डिके ऑफ एटम्स, रेडियो एक्टिव डिके ऑफ न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन एंड वाइस वर्सा। तो वीक इंट्रैक्शन फोर्स जो है, यहाँ पे आपको पता है कि कोई भी आपका जो न्यूक्लियस है जो रेज इमिट करता है, जिसको आप रेडियो एक्टिव जिसको आप बोलते हो कि अल्फ़ा रेज इमिट करेगा, वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं। बीटा रेज अगर कोई आपका न्यूक्लियर इमिट करेगा तो वो नेगेटिव चार्ज होते हैं। एक गामा रेज इमिशन होती है जो कि न्यूट्रल होते हैं। तो यहाँ पे भी आपका क्या होता है कि जब आपका न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन इमिट होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको बीटा पार्टिकल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और जो न्यूट्रिनो है और इनके बीच में जो फोर्स लग रही है दैट इज़ वीक फोर्स। ये फोर्स जो है ये आपकी दूसरे नंबर पे स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से थोड़ी वीक होती है, और इसकी भी रेंज जो होती है वो शॉर्ट होती है। तो हमारी फोर्सेस डिस्कस हो गई। नेक्स्ट है कंजर्वेशन लॉज। कंजर्वेशन लॉज जो है इसका क्या मीनिंग है कि किसी चीज़ का कंजर्व रहना, कंजर्व मतलब कोई चीज़ चेंज ना हो। तो कंजर्वेशन लॉज के अंडर 3 कैटेगरीज हैं। वन इज़ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जो टोटल अमाउंट है एनर्जी की किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की, जो आइसोलेटेड मीन्स जो सिस्टम बाहर किसी दूसरे सिस्टम से इंटरेक्ट ना करे, आइसोलेट हो, उसको आप आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। तो यूनिवर्स के अंदर जितनी भी एनर्जी है वो ना तो क्रिएट करी जा सकती है एंड ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो टोटल एनर्जी जो होती है दैट इज़ सम ऑफ किनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप मैकेनिक्स की बात करो तो यहाँ पे एक एग्जांपल हम कर लेते हैं। यहाँ पे देखो एक टॉय कार है लेफ़्ट साइड जो कि एक हाइट पे खड़ी हुई है। तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी इज़ मैक्सिमम। तो जब इसको हम यहाँ से रिलीज़ करेंगे नीचे को जाएगी तो इसकी किनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होनी शुरू हो जाएगी, और जब ये डिप पे पहुँचेगी नीचे तो इसकी किनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। अगेन क्योंकि इसकी किनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो मोशन में रहेगी, आगे जाएगी, और अगेन दूसरे हाइट पर पहुँचेगी, वहाँ पे जाके इसकी किनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो गई और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई। तो इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ कि जो एनर्जी है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र हुई है, बट टोटल जो एनर्जी है दैट इज़ कांस्टेंट। नेक्स्ट इसका एग्जांपल है रोलर कोस्टर। वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लॉ के ऊपर वर्क करता है। सेकेंड इज़ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को आप पी से डिनोट करते हो। पी इज़ इक्वल टू एम इंटू वी, वेयर एम इज़ मास ऑफ द बॉडी, वी इज़ वेलोसिटी। तो लीनियर मोमेंटम भी जो है वो कंजर्व रहता है अनटिल जो आपकी एक्सटर्नल कोई फोर्स जो है वो अप्लाई ना करो। तो यहाँ पे आप एक एग्जांपल ले लो, 2 बॉल्स हैं, कोलिजन से पहले दोनों की वेलोसिटी जो येलो बॉल है इसकी वेलोसिटी u1 है, ब्लू बॉल की वेलोसिटी u2 है। देन दोनों बॉल्स कोलाइड करके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी। येलो बॉल की वेलोसिटी v1 हो जाएगी और ब्लू बॉल की वेलोसिटी v2 हो जाएगी। सो m1 u1 प्लस m2 u2 विच इज़ मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज़ इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 विच इज़ मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन। तो टोटल मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा। ऐसे जो रॉकेट लॉन्च होता है तो यहाँ पे भी क्या है, जो फ्यूल है जब बर्न करता है तो जो गैसेस हैं वो बैक साइड उसका मोशन होता है तो उतना ही थ्रस्ट वो रॉकेट को देती है। तो सच दैट टोटल मोमेंटम जो है वो पूरे सिस्टम का कंजर्व रहे। यहाँ पे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का लॉ अप्लाई होता है। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इज एनालॉग ऑफ लीनियर मोमेंटम इन केस ऑफ रोटेशनल और सर्कुलर मोशन। जब आप रोटेशनल मोशन की बात करते हो तो वहाँ पे जो मोमेंटम है दैट इज़ कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। तो पी को आप एल से लिखते हो।
जो लीनियर मोमेंटम में जो आपका मास होता है m, वो सर्कुलर मोशन के अंदर आपका होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको आप आई से लिखते हो, तो m की जगह पे आई आ गया। और लीनियर मोशन में वेलोसिटी होती है जिसको v से लिखते हैं, सर्कुलर मोशन में एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है जिसको ओमेगा से लिखते हैं। तो वहाँ पे p इज इक्वल टू एम इंटू वी है, यहाँ पे l इक्वल टू आई इंटू ओमेगा है, दोनों एक दूसरे के एनालॉग हैं। तो कंजर्वेशन का इसका मीनिंग हो गया कि जो टोटल मोमेंटम है, टोटल एंगुलर मोमेंटम है सिस्टम का, वो कंजर्व रहेगा इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन अनलेस नो एक्सटर्नल टॉर्क इज एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट। जैसे वहाँ पे फोर्स बोलते हैं लीनियर मोशन के अंदर, सर्कुलर मोशन के अंदर आप बोलते हो टॉर्क। जब तक एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगेगा, टोटल जो मोमेंटम है एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का, वो कंजर्व रहेगा। इसकी एग्जांपल कर लेते हैं, जो आइस स्केटर्स होते हैं जब वो ऐसे राउंड जैसे घूमते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि फर्स्ट पिक्चर में आप देखो कि जो उसकी आर्म्स हैं वो खुली हुई हैं, तो यहाँ पे आपका आई ज़्यादा होता है और एंगुलर वेलोसिटी जो होती है ओमेगा वो स्मॉल होती है। तो जैसे ही वो आप घूमते घूमते अपनी जो आर्म्स हैं जब इकट्ठी कर लेते हैं दोनों आर्म्स, तो उस केस में उनका ओमेगा ज़्यादा हो जाता है और आई कम हो जाता है। तो पहले केस में आई इंटू ओमेगा और दूसरे केस में आई इंटू ओमेगा वो सेम रहेगा। तो अगर मतलब एक चीज़ ज़्यादा है तो दूसरी कम हो जाएगी। सो दिस इज़ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द थ्री मेन थिंग्स इन दिस video. One is branches of physics, second is fundamental forces of nature, and third is conservation laws. तो ये तीनों चीज़ों को आप करो तो ये आपका पूरा फर्स्ट चैप्टर जो है फिज़िकल वर्ल्ड ये कंप्लीट हो जाता है। एंड ये चैप्टर जो है आपकी इंट्रोडक्शन है फिज़िक्स की एंड इम्पॉर्टेंट है, आगे वाले चैप्टर्स में ये हेल्प करेगा। सो दिस इज़ ऑल, थैंक यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो, please subscribe my channel, which my YouTube channel is Physical Classes. Thank you.